नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्निंग विद कॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से वापसी के पश्चात देश को एक ऐतिहासिक योजना की सौगात दी है। वो है सूर्योदय स्कीम। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि इस योजना का ये नाम किस लिए रखा गया, इसका टारगेट क्या है, इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे एवं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है कच्चा तेल और ऑप्शन डी है पन बिजली। दोस्तों, इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम करेक्ट आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। दोस्तों, ये माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्होंने एक संकल्प लिया है कि भारतीयों की छत पर उनका खुद का सोलर रूफ सिस्टम होना चाहिए। अभी डिस्कस करते हैं सूर्योदय स्कीम को। दोस्तों, सूर्योदय उसका लिटरल मीनिंग होता है सूर्य का उदय होना, एवं यह नाम सूर्यवंशी शासक भगवान श्री राम से प्रेरित है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि सोलर पैनल काम कैसे करता है। दोस्तों, सौर पैनल में फोटोवोल्टिक सेल लगाए जाते हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दोस्तों, अभी देखते हैं कि सूर्योदय योजना है, इसका टारगेट क्या है। इसका टारगेट है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना। एवं इसके बेनिफिशियरी की बात करें तो इसमें गरीब से मध्यम परिवार के लोग रहेंगे। अब बात आती है कि जो सूर्योदय योजना है, इसके क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। तो पहला बेनिफिट है, इससे जो कंज्यूमर्स हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसकी कॉस्ट कम होगी। वहीं दूसरी ओर जो गवर्नमेंट है जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसका एक्सपेंडिचर भी कम होगा। इस तरीके से गवर्नमेंट को एवं कंज्यूमर्स को दोनों तरफ विन विन सिचुएशंस है। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें तो जो कंज्यूमर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में फुली सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। दोस्तों, आज भी बहुत सारे ग्रामीण एरिया में नाइट के टाइम पे या डे के टाइम पे 24 आवर्स उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। इवन नाइट के टाइम पे घंटे 2-2 घंटे तक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाती है। तो उस कंडीशन में ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन से अभी छुटकारा मिलेगा। तो पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो लगभग 25 वर्षों के लिए इसमें एक मुश्त निवेश की जरूरत पड़ती है, और जो निवेश करते हैं उसमें भी लगभग 40% के लगभग गवर्नमेंट वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा इसमें जो मेंटेनेंस है वो भी नाम मात्र का होता है। इसके अगला पॉइंट की बात करें तो ये सोलर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी का सोर्स है। इसके अलावा इससे हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करवाने का, उसको भी हम अचीव करेंगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो यदि एक सोलर रूफटॉप चैनल की कंज्यूमर ने लेके रखा है, यदि उसका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है यदि सरप्लस हो जाता है तो वह नेट ग्रिड कनेक्टिविटी के तहत ग्रिड के लिए अपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोवाइड करवा सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। इसके बदले में उसको ग्रिड है वो या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है डिस्कॉम वो पेमेंट करेगी, या वो अपने नेक्स्ट जो बिल जनरेट होता है उसमें एडजस्टमेंट करवा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत विशेष क्षमता है। तो अभी इसको मैप के थ्रू देखें तो भारत का जो पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का वो है 748.9 गीगावाट। और यदि इसको जोन वाइज देखा जाए तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है नॉर्थ जोन में, सेकेंड नंबर पे पोटेंशियल है वेस्टर्न जोन में, एवं थर्ड नंबर का पोटेंशियल है साउथ जोन में है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस स्कीम से आने के बाद में गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होता है वो कम होगा। स्पेशली मेंशन करें तो ट्रांसमिशन लाइन है उसका इंस्टॉलेशन हुआ एवं उसके मेंटेनेंस में जो कॉस्ट आती है उसमें कमी आएगी। दोस्तों, अभी हमने विचार किया इस स्कीम के सूर्योदय स्कीम है इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है उसको गोल को प्राप्त करने से पहले हमको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए उन टॉपिक्स पे उन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट है कि हमें सोलर पैनल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ताकि हम अफोर्डेबल कीमतों पर हमारे देश के नागरिकों को सोलर पैनल प्रोवाइड करवा सके। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करी जाए तो
ये सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एक चैलेंज है वेदर का। यहाँ पे मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि बारिश के दिनों की बात की जाए तो बादलों के पीछे, एवं यदि सर्दियों की बात करी जाए कोहरे के पीछे, कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3 दिन तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने में दिक्कत होती है। तो पॉइंट नंबर 3 की बात की जाए तो किसी भी स्कीम से उसको कैरी आउट करने के लिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, उसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। ये जो सोलर स्कीम है, सूर्योदय स्कीम, इस तरीके की स्कीम गवर्नमेंट ने पहले भी लॉन्च की हैं। तो आइए उन पर डालते हैं नजर। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है, उसके एक डाटा पर नजर डाले हैं। दिसंबर 2023 तक 73.31 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है सोलर एनर्जी की इंडिया में। दोस्तों, यदि रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात की जाए तो 11.08 गीगावाट ही, जो कि ओनली इसका 15% ही है। इतना ही पोटेंशियल अभी तक है हमारे पास में। इसके अलावा दोस्तों 2014 में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य था कि 2022 तक 40 गीगावाट की संचयी क्षमता हासिल करना था। लेकिन अभी तक हम सिर्फ 11.8 गीगावाट का ही प्रोडक्शन कर पाए हैं। ये उसका टारगेट था, उसका मात्र 20% है। इससे पता लगता है कि कितना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है हमारे पहले वाली स्कीम को, हम ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल की बात करी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंटली नेशनल रूफटॉप स्कीम नाम से एक स्कीम रन कर रही है। इसमें इस प्रोजेक्ट पर 40% के समथिंग कैपिटल कॉस्ट होती है, उस पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों, किसी भी स्कीम है उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से पहले कुछ चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तो उस पर हमने किया डिस्कस। सो बिफोर द एंड ऑफ द डिस्कशन हम जो क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं सॉल्व। दोस्तों, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी नेचुरल गैस, ऑप्शन सी क्रूड ऑयल एंड ऑप्शन डी है हाइड्रो पावर। तो हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन डी से। दोस्तों, ऑप्शन डी है हाइड्रो पावर या पनबिजली। दोस्तों, हाइड्रो पावर की बात करी जाए तो भारत में जितना भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ 5% ही हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए ये मुख्य स्रोत नहीं है हमारे एनर्जी का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है गलत। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। दोस्तों, क्रूड ऑयल का जो हमारा एनर्जी सोर्सेज है उसमें लगभग 30% के समथिंग योगदान है। तो ये लगभग सेकेंड नंबर पोजीशन पे हमारी जो ऊर्जा के स्रोत हैं, मुख्य स्रोत, उसमें इसका ग्रेडिंग है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी की बात करी जाए तो नेचुरल गैस के थ्रू हमारे देश में जो एनर्जी है उसका लगभग 7% हम प्राप्त करते हैं, लेकिन ये एनर्जी का मुख्य स्रोत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी है गलत। तो नेक्स्ट में ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो कोयले के थ्रू थर्मल पावर प्लांट में हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, और इससे देश की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें लगभग 55% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग, जिद, जोश, जुनून, हम जीतेंगे।